गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण, और ये 16 इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल केस। इस पॉइंट को जो है ध्यान रखिएगा। जो आज का हमारा लैंडमार्क केस है वो इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस मिस्टर राज नारायण, और ये केस है 1975। इज दैट क्लियर? और ये सबसे मजेदार बात ये है, ये 16 कॉन्स्टिट्यूशनल केस, कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क केस ऑफ HC ऑनरेबल HC Allahabad and Supreme Court of India। ये अब आप कहोगे कि सर ये सुप्रीम कोर्ट का है हाई कोर्ट का? तो ये केस सबसे पहले फाइनल हुआ था 1975 में। कहां पे? इलाहाबाद हाई कोर्ट। और फिर ये 1975 में ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गया। इज दैट क्लियर? अब इस केस की पूरी कहानी क्या है, इस केस के पीछे था क्या? इस केस में होता क्या है कि 1971 में जनरल इलेक्शन होते हैं, राइट? जनरल इलेक्शन। ये जनरल इलेक्शन किसके हुए थे? लोकसभा। क्योंकि इंदिरा गांधी 1971 में ही जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनी थी। 1971 में ही इन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उस युद्ध में बांग्लादेश को बांटा था। इज दैट क्लियर? तो ये जो है 1971 का कि जनरल इलेक्शन मतलब आम लोकसभा चुनाव का की घटना है। इस घटना में इनफैक्ट होता क्या है कि जो ये मिस्टर राज नारायण, इसमें राज नारायण हाई कोर्ट जाते हैं और ये एलिगेशन लगाते हैं इंदिरा गांधी पर कि इन्होंने आम लोकसभा चुनाव में माल प्रैक्टिस की है एंड गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज किया। समझ में आया क्या मतलब? इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा, मिस्टर राज नारायण ने जो आरोप लगाया था कि मैडम इंदिरा गांधी ने या मिसेस इंदिरा नेहरू गांधी ने इस आम लोकसभा चुनाव में माल प्रैक्टिस की है, मतलब चुनाव का जो तरीका है इन्होंने गलत तरीके से चुनाव जीता है। माल प्रैक्टिस का मतलब होता है गलत तरीके, गवर्नमेंट मशीनरीज का मिसयूज करना। जैसे कि वो पावर में थी, प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने कहा कि भाई जनता में जो है लिकर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कराया। लिकर्स मतलब शराब लोगों को पिलाई, वोट कलेक्ट करने के लिए, और लोगों में सॉल्स वगैरह बांटे, कुछ पैसे वगैरह दिए, लाइक दैट। इस तरह का ब्राइब वगैरह मतलब लोगों को रिश्वत दे करके, पैसा दे करके। और इवन देन जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहे हों, तत्कालीन डीएम रहे हों, या फिर अदर आर्मेड फोर्सेस रहे हों, या पुलिस फोर्स रहा है, इन सब का उन्होंने पूरी गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज किया है। इज दैट क्लियर? तो ये 1971 का चुनाव में मिस्टर राज नारायण
रायबरेली कॉन्स्टिट्यूंसी से। कहां से? रायबरेली कॉन्स्टिट्यूंसी से राजनारायण जी जो है किसके अगेंस्ट खड़े हुए थे? इंदिरा गांधी के अगेंस्ट खड़े हुए थे। मतलब मिस्टर राजनारायण कॉन्टेस्टेड अगेंस्ट इंदिरा गांधी फ्रॉम रायबरेली कॉन्स्टिट्यूंसी। मतलब कहने का ये है कि जो रायबरेली की जो संसदीय क्षेत्र था, रायबरेली संसदीय क्षेत्र से इंदिरा गांधी के प्रतिद्वंदी के रूप में थे कौन? मिस्टर राज। इज दैट क्लियर? अब होता क्या है कि यहां से राजनारायण चुनाव हार जाते हैं और इंदिरा गांधी चुनाव जीत जाती हैं। तो राजनारायण हाई कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट में इन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने ये चुनाव जो जीता है वो कैसे जीता है? एक माल प्रैक्टिस की है, गवर्नमेंट मशीनरीज का मिसयूज किया है और लोगों में ग्रीड फैक्टर्स दिया है लोगों को कि आप किसी को शॉल दे दिया, किसी को कंबल दे दिया, किसी को पैसे दे दिए और पीने वालों में लिक्कर्स वगैरह बांट दिया, नौजवानों में शराब इत्यादि इत्यादि करके इन्होंने गलत तरीके से ये चुनाव जीता। अब ये जो है जो आरोप मिस्टर राजनारायण ने लगाए थे, इस पर जो है हाई कोर्ट में डिबेट होती है और फाइनली 12 जून, ये आप ध्यान रखिएगा, डेट याद रखना, 12 जून 1975 को हाई कोर्ट का डिसीजन आता है और वो डिसीजन किसके अगेंस्ट जाता है? इंदिरा गांधी के अगेंस्ट जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हाई कोर्ट इलाहाबाद ये मान लेता है कि वास्तव में इंदिरा नेहरू गांधी ने गवर्नमेंट मशीनरीज का मिसयूज किया है, इन्होंने चुनाव में मैल प्रैक्टिस की है, अर्थात धांधलेबाजी भी की। इज दैट क्लियर? तो इनको जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट 12 जून 1975 के डिसीजन में 6 साल के लिए सस्पेंड कर देता है, पॉलिटिक्स में ना रहने। हाँ, इनसे ये कहता है कि कम से कम आप प्रधानमंत्री का पद तो तत्काल छोड़ ही दीजिए और साथ ही अपकमिंग और नेक्स्ट 6 ईयर, अगले 6 साल तक आप जो है क्या नहीं कर सकते हैं? चुनाव। इज दैट क्लियर? अब भाई जब ये वाली बात हो गई तो ये वाली बात तो इंदिरा गांधी जी से हजम होने वाली नहीं। चुनाव हार जाता, मतलब चुनाव हार जाना तो समझ में आता है, क्योंकि इंदिरा गांधी चुनाव जीत चुकी थी और जीतने के बाद इनकी गवर्नमेंट मेजॉरिटी में आई थी। इनकी जो पार्टी थी, इंदिरा गांधी की पार्टी जो थी, वो कांग्रेस उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस मेजॉरिटी में थी, तो ये गवर्नमेंट भी बना चुकी थी। राइट? क्या बना चुकी थी? सरकार बना चुकी थी और सरकार चला भी चुकी थी। 1971 का चुनाव है, 1975 में डिसीजन आ रहा है, तो 4 साल लगभग सरकार तो इनकी पूरी चली चुकी थी। अब समस्या ये थी कि ये सरकार को कंटिन्यू भी रखना है और हमको राजनीति में भी सक्रिय भूमिका अपनी बनाए रखना है। तो ये हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट कहा सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं। तो उन दिनों सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी छुट्टियां। क्लियर? अब जब वहां उन दिनों सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको इंटरिम रिलीफ फिलहाल दे दिया और ये इनका जो इंटरिम रिलीफ था 24 जून 1975 तक ही। राइट? अब ये 24 जून 1975 में मैडम क्या करती हैं? मैडम जो है रात में इमरजेंसी डिक्लेयर करती है। ये 24 जून की रात और 25 जून की सुबह। तो तत्कालीन जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे फखरुद्दीन अली अहमद साहब, फखरुद्दीन अली अहमद साहब को जो है माननीय राष्ट्रपति महोदय, इनके सामने जो है ये वो प्रोविजन दिया जाता है, प्रस्ताव रखा जाता है कि आप इमरजेंसी प्रोक्लेम करें। अब इमरजेंसी प्रोक्लेम करने के लिए हमारे पास कोई वैलिड रीजन भी तो होना चाहिए। अब वैलिड रीजन देते हुए उन्होंने कहा चूंकि देश की आंतरिक
स्थिति सही नहीं है, देश में आंतरिक हालात अच्छे नहीं है, लिहाजा देश में गृह युद्ध जैसी स्थितियां बन रही हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि पूरे देश में बलवा हो सकता है, तो इसको जो है इंटरिम डिस्टरबेंस या इंटरनल डिस्टरबेंस रीजन देते हुए आप नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम करते हैं, राइट। अब ये जो है मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल की एक जो है टीम जाती है किसके पास, फखरुद्दीन अली अहमद साहब के पास, लगभग 10:30 11 बजे के लमसम, और ये कहा जाता है कि भाई आप मैडम ने कहा है कि आप नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम करो। तो उन्होंने एक बार इस प्रस्ताव को जो है वापस किया और कहा कि इस पर जो है पुनर्विचार कर लें। अब जब पुनर्विचार करने के लिए वो, क्योंकि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पावर होता है कि जरूरी नहीं कि वो हर एड एंड एडवाइस को मान ले, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर्स की हर एड एंड एडवाइस मानने के लिए देश के राष्ट्रपति बाध्य नहीं। लेकिन बात ये थी, उन्होंने अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसको जो है क्या किया, वापस कर दिया कि आप इस पर एक बार पुनः विचार कर लें। अब ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फिर जो है इंदिरा गांधी जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैडम, महामहिम राष्ट्रपति महोदय कह रहे हैं कि इस पर पुनर्विचार कर लीजिए। तो उन्होंने कहा आप तत्काल वापस फिर जाइए और जाकर के उनसे कहिए कि इस पर पुनर्विचार कर लिया है, सब सोच समझ करके, जो हम कह रहे हैं वो सब सोच समझ करके है, एवरीथिंग इज वेल मैनर्ड, वेल प्लान। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब वो 11 बजे के लमसम, 11:30 बजे के लमसम फिर वापस पलट करके पहुंच जाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कहते हैं कि मैडम, सर मैडम ने कहा है कि उन्होंने विचार कर लिया है, आप तो सिर्फ इस पर जो है क्या करो, नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम करो और ये कर दो। अब राष्ट्रपति की मजबूरी थी कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर्स किसी भी प्रपोजल को या किसी भी लॉ को एक बार पास कर दे और राष्ट्रपति एक बार अगर उन्हें वापस कर दे, तो वो बस क्या कर सकते हैं, या तो उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं या फिर अपनी राष्ट्र शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसे जो है क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। अच्छा ठीक है, हम कर देंगे। लेकिन यहाँ पर स्थितियां कुछ अलग थी, क्योंकि इंदिरा नेहरू गांधी उन दिनों, अगर हम इंदिरा गांधी की बात करें तो एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर जानी जाती थी। वर्ल्ड लीडर के तौर पर जानी जाती थी। वर्ल्ड लीडर के तौर पर इसलिए जानी जाती थी क्योंकि ये छोटी बात नहीं थी, ये बहुत बड़ी बात थी कि 1971 की लड़ाई में उन्होंने यूएनओ की बिल्कुल नहीं सुनी और जो है पूर्वी पाकिस्तान को जो है बांट करके बांग्लादेश बना दिया। जो लेडी किसी देश के टुकड़े करने की हिम्मत रखती हो, तो ऐसी लेडी से पंगा लेना जो है उस समय ठीक नहीं था। तो कुल मिलाकर के फखरुद्दीन अली अहमद जो हमारे तत्कालीन महामहिम थे, राष्ट्रपति थे, उन्होंने जो है इमरजेंसी प्रपोजल पर साइन कर दिए। इमरजेंसी साइन होते ही फिर क्या था कि सबसे पहले इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई। इंदिरा गांधी जी ने पहला काम ये किया कि प्रेस की लाइट्स कटवा दी। ठीक है, तत्कालीन पत्रकार जो बहुत अच्छे पत्रकार साहब थे, कुलदीप नैयर साहब, और इन तमाम पत्रकारों के बीच जो है हड़कंप सा मच गया कि यार प्रेस की लाइट नहीं आ रही, प्रेस की लाइट नहीं आ रही। कुल मिलाकर के वो नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम हो जाती है। तो ये प्रोक्लेम इंटरनल डिस्टरबेंस की वजह से नहीं हुई, ये नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम हुई थी किसकी वजह से? इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन की वजह से, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले की वजह से ये हुई थी नेशनल इमरजेंसी। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो भी अपोजिशन लीडर्स थे, जो भी अपोजिशन के लीडर्स थे उस समय के तत्कालीन अपोजिशन लीडर्स, चाहे वो जयप्रकाश नारायणन हो, लोकप्रिय नेता थे, प्रकाश नारायणन हो, अरुण जेटली साहब हो, या ये जो है हमारे पत्रकार महोदय हैं रजत शर्मा साहब इंडिया टीवी के, इनके जैसे जितने भी जो अपोजिशन में थे
उन सब को रातों रात गिरफ्तार करना कि ताकि तुम शोर शराबा बिल्कुल ना मचा सको। इज दैट क्लियर? अब इसी के बाद ये जो है 13 अमेंडमेंट एक्ट ले आती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेंडमेंट एक्ट पास करती हैं। ये कौन? 13 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, ये बात ध्यान रखिएगा, नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम होती है अंडर आर्टिकल 352। इज दैट क्लियर? तो ये 13 अमेंडमेंट एक्ट जो है ले आते। बेसिकली ये जो 13 कह रहा हूं, आई एम रियली वेरी सॉरी, दिस इज 39 मीन्स 39वां संविधान संशोधन ले आती है। और इस 39वें संशोधन, इसमें क्या कहते हैं, संविधान संशोधन में ये प्रोविजन डालती हैं। क्या प्रोविजन होता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज वेल लोकसभा स्पीकर, अर्थात लोकसभा के अध्यक्ष, राइट, ये जो है जुडिशियल रिव्यू इनका जो है नहीं होगा। अगर ये कोई लॉ बनाते हैं, कोई कानून बनाते हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में नहीं होगा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसकी सुनवाई नहीं करेगा। अब भाई जैसे ही ये वाली बात आती है, तो जो चूंकि रिस्पोंडेंट थे इस केस में मिस्टर राजनारायणन जो है इस केस में क्या थे, रिस्पोंडेंट थे। तो ये पेटिशन इंदिरा नेहरू गांधी की तरफ से थी कि भाई इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। अब जुडिशियल रिव्यू कैसे नहीं होगा भाई साहब, ये तो बार बार हम कहते चले आ रहे हैं। 1973 में जो है इसी बात में जो है बेसिक स्ट्रक्चर्स डॉक्ट्राइन का को जो है इंट्रोड्यूस कराते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि जुडिशियल रिव्यू करना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये हर हाल में चेक करेगी ही करेगी, देखेगी कि जो भी अमेंडिंग हुई है या जो भी अमेंडमेंट हुआ है, जो भी एक्ट या लॉ पास हुआ है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। तो जहां ये वाली बात आ जाती है कि अब अगर इनका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, इसका मतलब आप आर्बिट्रेरी पर उतर आए हो एक तरह से, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को जो है क्या करना चाहते हो, बिल्कुल उसको रिड्यूस करना चाहते हो। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की हियरिंग पावर्स जो है, जो उसकी सुनने की शक्ति है, उस सुनने की शक्ति को भी आप छीनना चाहते हो। क्लियर? तो यहाँ पे 39th अमेंडमेंट एक्ट को, पूरे एक्ट को ही चैलेंज किया गया और 39th अमेंडमेंट एक्ट को कहा गया कि ये एक्ट जो है वायलेटिव है आर्टिकल 14 के। आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, किसकी बात करता है, समानता के अधिकार अर्थात समता का अधिकार की बात करता है राइट टू इक्वालिटी में। तो इसमें इसके जो है क्या है, वायलेटिव है। ये वायलेटिव है आर्टिकल 32 के, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो है सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, उसकी रेमेडीज की बात करता है। तो आपने जो है कुल मिलाकर के आप एक ऐसा जो है एक्ट पास कर रहे हो जिससे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है क्या हो जाए, कमजोर हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जुडिशियल रिव्यू करने का, वो आप जुडिशियल रिव्यू करने की पावर्स को आप जो है पार्लियामेंट क्या करना चाहती है, छीनना चाहती है। कुल मिलाकर के सारे राइट्स, सारे पावर्स, कानून बनाना, कानून को लागू करवा देना, मतलब फोर्सफुली कमेंसमेंट करवाना, लेजिस्लेचर अपने विधायिका अपने हाथों में ले रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि ऐसा थोड़ी होता है। आपने जो ये 39th अमेंडमेंट है, एक्ट है, ये जो है क्या है, ये पूरा की पूरा इनवैलिड है, गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और आप कोई भी एक्सरसाइज करें अंडर आर्टिकल 368, आप जो है कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या नहीं ला सकते हैं, लॉ नहीं ला सकते हैं, कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर रूल मीन्स जो लॉ है, ठीक है, या लॉ को के अगेंस्ट आप कोई काम नहीं करें। इज दैट क्लियर? और चूंकि जब बात बड़े होने की आती है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फिर एक बार इनको रिमाइंड कराया कि देखिए इस देश में कानून बड़ा नहीं है, पार्लियामेंट बड़ी नहीं है, क्या बड़ा है? और सुप्रीम कोर्ट भी बड़ा नहीं है। बड़ा अगर कुछ है तो वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सीधे सीधे प्रोविजन है कि अगर ये क्वेश्चंस पुट अप किया जाए कि हु इज रूलिंग द कंट्री, मतलब देश पर शासन कौन कर रहा है, और इन फ्यूचर और फर्दर हु विल रूल द कंट्री, देन आंसर विल बी वी द पीपल ऑफ इंडिया विल रूल द कंट्री। हम भारत के लोग इस देश पे शासन करेंगे। ये चूंकि हमारा एक डेमोक्रेटिक इंडियन है, डेमोक्रेसी है, यहाँ पर जब बात डेमोक्रेसी की आती है तो डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम फेयर इलेक्शन की भी बात करते हैं। कुल मिलाकर के इलेक्शन जो है क्या होना चाहिए? फेयर एंड फ्री इलेक्शन की बात करते हैं। फेयर एंड फ्री का मतलब होता है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव ही जो है लोकतंत्र की पहचान है। इज दैट क्लियर? लोकतंत्र की पहचान क्या है? फेयर एंड फ्री इलेक्शन, मतलब स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव ही इसकी पहचान है। कुल मिलाकर के ये जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इनको इतनी रिलीफ तो मिल जाती है कि चलिए ठीक है आप गवर्नमेंट में बने रहिए, राइट, लेकिन ये भी तय है कि जो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है वो भी सही है, और ये 39th अमेंडमेंट जो है क्या हो जाता है? ये एक्ट इनवैलिड डिक्लेयर हो जाता है ड्यू टू बेसिक स्ट्रक्चर्स डॉक्ट्राइन। तो कुल मिलाकर के आई थिंक ये 1975 का इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस मिस्टर राज नारायण केस आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोगों को कोई क्वेरी है, क्वेश्चंस है, तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।